नमस्कार। हम पॉलिटिकल थ्योरी में जो भी टॉपिक्स आते जा रहे हैं हम उस पे हम बात कर रहे हैं। शुरू में हमने बात की थी पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में बात की थी हमने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या स्कोप है। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है एक टाइम पर वो इररेलीवेंट होगी, अप्रासंगिक हो गई थी। ठीक, मतलब ये आपका वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच का दौर है, यानी कि जो 1900 के बाद की जो बातें हैं। इसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल थ्योरी एक सिद्धांतों से बनी हुई है, जहाँ पे हर एक सिस्टम का एक सिद्धांत है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत है और राइट्स की बात की जाती है, इक्वलिटी की बात की जाती है। तो जब इतने अच्छे अच्छे हमारे पास सिद्धांत थे पॉलिटिकल साइंस में, तो क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि हाँ भी वर्ल्ड लेवल पे एक युद्ध हो गया। तो उस टाइम पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इस पे सोचना स्टार्ट किया कि पॉलिटिकल थ्योरी की अब कितनी रेलिवेंसी है, कितनी प्रासंगिकता है या नहीं है। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों डिक्लाइन की थी, हालांकि अब बाद में तो काफ़ी इसको रिकवर किया गया है। तो ये सब चीज़ें जानेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम डिबेट के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ भी ये डिक्लाइन कर गई है और कुछ लोगों का मानना है कि डिक्लाइन नहीं की गई है। सबसे पहले आप जानिए कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, यानी कि कोई भी एक सिस्टम को बनाने के लिए और किसके रिगार्डिंग में, पॉलिटिक्स में क्या क्या गोल होंगे और क्या क्या मेथड होंगे, उनसे बनाए गए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी में कंसीडर करते हैं। ठीक, और पॉलिटिक्स से मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स से मतलब है कि एनीथिंग विच रिलेटेड टू द पब्लिक, जो पब्लिक से रिलेटेड होता है। ठीक, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ये हमारा पब्लिक मैटर है और ये हमारा प्राइवेट मैटर है। तो जो पब्लिक मैटर है इट इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है, तो उसमें अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं। तो जब सिद्धांत हमारे काम नहीं आते हैं और समाज में कुछ अव्यवस्था फैल जाती है, युद्ध होना अपने आप में एक अव्यवस्था का फैलना ही माना जाता है। तो क्यों ना पॉलिटिकल थ्योरी पर चर्चा की जाए उस टाइम पे कि पॉलिटिकल थ्योरी में जब ऐसे सिद्धांत थे तो क्यों नहीं वो युद्ध को रोक पाई या फिर ऐसी अव्यवस्थाएं क्यों फैली, क्योंकि डिक्टेटरशिप एक इमर्ज होके आ रही थी और वर्ल्ड वार वन भी हुआ, सेकेंड भी हुआ, इवन बाद में भी चलने थर्ड भी होने के चांसेस थे, क्योंकि कोल्ड वार जब स्टार्ट हो गया था रशिया और यूएसए के बीच में, हालांकि वो एक गंभीर रूप नहीं ले पाया। ठीक है, चलिए उस पर चर्चा करेंगे आगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अपने आप में एक अपनी बहुत लंबी हिस्ट्री है। जैसे प्लेटो से आप कंसीडर कर सकते हैं एवरेज रूप से कंटेम्प्रेरी टाइम पे। प्लेटो के टाइम पे हम पॉलिटिकल थ्योरी को कंसीडर कर सकते हैं, और जो मध्यकालीन जो समय रहा है उसको हम डार्क एज के नाम से कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पर मैकियावेली से पहले की बात कर रहे हैं, जो मध्यकालीन टाइम रहा है। क्योंकि उसमें ऐसा कोई विचारक नहीं आया था, चर्च का बहुत ज़्यादा यूरोप में लोगों के माइंड पे, लोगों की लाइफ पे, हर एक चीज़ पे ज़्यादा कब्जा था। तो पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन या एक तरह से कह सकते हैं कुछ नया नहीं आया था। हालांकि कुछ जो चर्च से रिलेटेड कुछ थिंकर रहे हैं, जैसे एक्वानास रहे हैं, उन्होंने कुछ ज़रूर काम किया है। अब इस पर डिक्लाइन जो किया गया है पॉलिटिकल थ्योरी की, इसमें जो बात हुई थी वो हुई है मिड 20th सेंचुरी में, यानी कि 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 1950 के बीच की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर ही आपके वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार सेकेंड हुए थे। तो कुछ थिंकर आए निकल कर, मतलब जो रिसर्च करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो उन्होंने सोचा कि हाँ भी पॉलिटिकल थ्योरी की जो उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं क्या वो रेलिवेंस बनाए रखे हुए हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमने पॉलिटिकल थ्योरी को बात करेंगे। ठीक, अलग अलग थिंकर हैं, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करी है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड ईस्टन की, जो आप काफ़ी फेमस भी हैं, इन पर
एनटीए यूजीसी नेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आगे भी पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक थिंकर माने जाते हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम, जो पूरा नाम है इसका पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953। आप सिंपली इसे पॉलिटिकल सिस्टम के नाम से याद कर सकते हैं। हालांकि पॉलिटिकल सिस्टम एक दूसरी भी एक थिंकर है, उन्होंने भी लिखा था। ठीक, तो ये कह रहे हैं, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अपने आप में केवल एक स्पेकुलेशन है, यानी कि नॉर्म्स की बात करती है ज़्यादातर, मतलब कुछ ठोस बात करती नहीं है। ठीक है, इट डिवॉइड ऑफ एक्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, यानी कि वो पॉलिटिकल रियलिटी से हमें दूर ले जाती है। पॉलिटिकल रियलिटी को जानने से हमें एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे हमें रियलिटी को बता सके, क्योंकि इसके जो सिद्धांत हैं, जो इसके प्रिंसिपल हैं, वो फेल हो गए हैं। वो पहली सोसाइटी थी, अब की सोसाइटी में जो ह्यूमन रहता है उसके जो डिज़ायर हैं, उसके जो काम करने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल अलग हो गया है। इसलिए ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, और कंटेम्प्रेरी जो टाइम है, यानी कि जो वर्तमान का टाइम है, वर्तमान का मतलब जिस टाइम पर ये इसके बारे में कह रहे थे, तो ये जो टाइम है वो साइंटिफिक अप्रोच का टाइम है, जहाँ पे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। और ध्यान देने की बात है, इनको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि जो व्यवहारवाद की क्रांति थी वो डेविड ईस्टन को ही माना जाता है। इनसे पहले बिहेवियरलिज्म पे चार्ल्स मैरियम ने भी काम किया है, मेनली इन्होंने काम किया है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे भी इन्होंने काम किया है, और बिहेवियरलिज्म पे भी इन्होंने काम किया है। तो बात समझ में आई? तो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है मेनली वो क्या है, वो अपने आप में नॉर्मेटिव अप्रोच में है, साइंटिफिक अप्रोच की बात नहीं करती है। तो ये बताते हैं कि कैसे करती है। और डेविड ईस्टन जो हैं अपने आप में इम्फेसाइज करते हैं किस चीज़ को लेके, डेविड ईस्टन, एक मिनट, डेविड ईस्टन बात करते हैं साइंटिफिक मेथड का, क्योंकि बिहेवियरलिज्म की बात करी तो बिहेवियरलिज्म में क्या है, वो साइंटिफिक अप्रोच ही तो है अपने आप में। फाइनली वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, वो अपील करते हैं बिल्डिंग अप अ बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस क्लोजर टू द अदर सोशल साइंस, जो दूसरी सोशल साइंस के साथ में क्लोज करती हो, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं, टू टेक इट्स ड्यू प्लेस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि वो अच्छे से एक प्रोसेस कर पाएँ। क्योंकि बिहेवियरलिज्म में क्या कहा जाता है, बिहेवियरलिज्म में यही तो कहा जाता है कि हाँ भी हम किस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ होना चाहिए। हालांकि इन्होंने बिहेवियरलिज्म को बाद में पोस्ट बिहेवियरलिज्म में किया, क्योंकि बिहेवियरलिज्म का मतलब है एक साइड तो है वैल्यू, है ना, और एक साइड है आपकी फैक्ट्स। तो फैक्ट्स को इन्होंने बिहेवियरलिज्म में दोनों को सेपरेट कर दिया। अब जब इन्हें बाद में पता चला कि हाँ भी ये तो हमारे साथ एक तरह से गलत हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर वैल्यूज़ तो होती हैं, मूल्य तो होते ही हैं, तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी ये लेके आए। तो इन्होंने कहा कि हाँ भी फैक्ट्स और वैल्यूज़ को हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर डेविड ईस्टन का व्यू। क्या था, दोबारा से मैं एक लाइन में बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्म्स, कंडीशंस और प्रिंसिपल्स बेस ज़्यादा हैं, और आज की जो सोसाइटी है वो साइंटिफिक सोसाइटी है, इसलिए ये फेल कर गई है, रेलिवेंस इसका चला गया है। ठीक, अब एक नेक्स्ट थिंकर आते हैं, एल्फ्रेड कोबन। ये भी अपने आप में एक अच्छी बात कहते हैं। एल्फ्रेड कोबन ने एक मतलब आर्टिकल लिखा था, ये पेपर मान लीजिए, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नाम से ही इनका था। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1953 में इन्होंने लिखा था। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी अपना जो एक तरह से सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व जो है, वो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट में रेलिवेंस खो चुकी है। लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस इन कैपिटलिज्म और कम्युनिस्ट। ये बात कर रहे हैं स्पेशली आपके कोल्ड वार पीरियड की, क्योंकि कोल्ड वार पीरियड कब स्टार्ट होता है आपका 1945 के बाद में। कुछ लोग इसे 1948 भी मानते हैं, लेकिन आप सिंपली 1945 मान सकते हैं, जब
जो वर्ल्ड है वो मेनली दो विचारधाराओं में डिवाइड हो गया था। एक साइड में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी और दूसरी साइड में कैपिटलिस्ट आइडियलिस्टिक अप्रोच थी। अब ये बताते हैं कैसे। अब ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो तो इंस्पायर हो गया लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी से। अच्छा, लिबर्टेरियन अलग चीज़ होती है और लिबरलिज्म अलग चीज़ होती है। लिबर्टेरियन वाला ऐसा मान लीजिए जो लिबरलिज्म का जो थर्ड फेज में आया है लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल हर एक व्यक्ति को ओपन आज़ादी की बात की जाती है। ठीक, ये है आपका लिबर्टेरियन। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो इंस्पायर्ड है लिबर्टेरियन से, जहाँ पर देयर वाज नो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पर लिबर्टेरियन डेमोक्रेसी से तो प्रभावित होगा लेकिन वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी का थ्योरिस्ट है ही नहीं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ही नहीं। इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाई एन ओवरवेलमिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ केवल और केवल क्या चीज़ आ गई है, ब्यूरोक्रेसी का रोल आ गया है और एक ह्यूज मिलिट्री मशीन बना दी है। यानी कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है ही नहीं, तो इसके बारे में क्या सोचेगा वो, तो इसलिए वो डिक्लाइन कर गई है। ठीक, अब ये आगे बात करते हैं, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी हैड प्रैक्टिकली टू प्ले नो रोल इन सस्टेनिंग दिस सिस्टम। यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है कि इस सिस्टम को सस्टेन कर पाए। और एक लास्ट बात, अब से पहले कैपिटलिस्ट के बारे में बात की थी, अब बात कर रहे हैं कम्युनिस्ट सिस्टम की। कम्युनिस्ट सिस्टम were characterized by a new form of party organization and rule of small oligarchy। इस बात को ध्यान रखिए कि कम्युनिस्ट सिस्टम में भी एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां पे कुछ ही लोगों के हाथ में पावर आ गई। स्मॉल ओलिगार्की का मतलब होता है जहां पे पावर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई हो, उसको ओलिगार्की कहते हैं। हालांकि ये अपने आप में पॉलिटिकल साइंस का एक डिफेक्ट माना जाता है, ठीक है, जो हम अरिस्टोटल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल थ्योरी हैड टेकन अ बैक सीट अंडर दिस सिस्टम। तो यहाँ पर है आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम और यहाँ है आपका कम्युनिस्ट सिस्टम। ये आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं अपने अपने मिशन को लेके, और पॉलिटिकल थ्योरी बैक स्टेज पे जाके बैठ गई, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको अपनाने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने अपने रूल बना लिए हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अल्फ्रेड कोबन। तो वो भी अल्फ्रेड कोबन भी ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अपना सिग्निफिकेंस लॉस कर चुकी है। ठीक, एक नेक्स्ट थिंकर आए हैं उसी टाइम पर के टाइम पे इन्होंने भी बातें लिखी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे। इन्होंने लिखा था एस एम लिपसेट है इनका, इन्होंने बुक लिखी थी पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल मैन से आप याद रख सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की बात की जाती है, प्रिंसिपल्स की बात की जाती हैं, तो वो अपना रेलिवेंस इसलिए खो चुकी है क्योंकि जिस टाइम पर ये पॉलिटिकल थ्योरी बनी थी उस टाइम पर उस सोसाइटी के सिद्धांत मतलब कुछ अचीव करने के लिए बनी थी। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, यानी कि 1960 के आसपास की जो बात कर रहे हैं, आज की जो सोसाइटी है उन्होंने वो वैल्यूज़ को अचीव कर लिया है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए क्या होगी, इररेलीवेंट हो गई। यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट वैल्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और अचीव्ड। यानी कि उन्होंने सोसाइटी ने उन वैल्यूज़ को अचीव कर लिया है, जैसे इक्वालिटी को अचीव कर लिया है, लिबर्टी को अचीव कर लिया है, डेमोक्रेसी आ गई है। भाई जब ये पॉलिटिकल थ्योरी धीरे धीरे बन रही थी, स्पेशली आप कब से मान सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं रिनेसा के बाद, स्पेशली या तो प्लेटो अरिस्टोटल के टाइम में या फिर रिनेसा के बाद मान सकते हैं। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसने इसलिए अपना रेलिवेंस खो दिया है क्योंकि जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी क्या बना ली हैं, अपनी वैल्यूज़ को अचीव कर लिया है। ठीक है, गुड सोसाइटी बन गई है। तो एंड बिकॉज ऑफ ऑलरेडी अचीव इट, तो ये इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी रेलिवेंसी पे कि आप इसकी कोई रेलिवेंसी बची नहीं है। ठीक है, तो आज हमने 3 थिंकर्स की जो विचारधाराएं हैं कि डिक्लाइन क्यों करी है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बारे में हमने बात करी है। ठीक है, आगे मैं धीरे धीरे ऐसी टॉपिक पे बातें करते रहेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।